नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत भूषण में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सूत्र और परिभाषा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटे या बड़े कोई भी परीक्षाएं ऐसे नहीं हैं जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न न पूछता हो। क्या पढ़ने वाले हैं हम? संज्ञा, सूत्र एवं परिभाषा। जो भी छोटा बड़ा परीक्षा होता है संस्कृत से संबंधित, इस टॉपिक से प्रश्न एक या दो जरूर ही पूछता है। तो आइए इसे आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए पढ़ते हैं हम संज्ञा और उसकी परिभाषाएं और उसके सूत्र। देखिए, जो पहला संज्ञा है वह है वृद्धि संज्ञा। संज्ञा मीन्स होता है नाम। जैसे वृद्धि किसे कहते हैं या गुण किसे कहते हैं, ये क्या है? संज्ञा मीन्स नाम, अर्थात किसको हम कहते हैं। प्रातिपदिक किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उस तरह के बहुत सारी संज्ञाओं का नाम पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दिया है। वैसे तो लगभग 280 संज्ञाएं मिलती हैं पूरे अष्टाध्यायी में, और जो मुख्य मुख्य संज्ञाएं हैं जो परीक्षाओं में हमेशा पूछते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो संज्ञा है वह है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है, देखिए, वृद्धिरादैच। जो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? वृद्धिरादैच। और यह जो सूत्र है वह अष्टाध्यायी का पहला सूत्र भी है। आइए इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं। वृद्धि आत एच। क्या होगा? वृद्धि आत एच। यह जो विसर्ग है वही रह हुआ है। देखिए, आत से तात्पर्य, आ से क्या होगा? आत से आ, एच से एच, ए और औ। एच प्रत्यय में हमारी कौन से सूत्र आएंगे? ए और औ। आ, ए और औ वर्ण जो है वह क्या है? वृद्धि है, यानी कि इनका नाम वृद्धि है। कौन कौन से वर्ण? आ, ए और औ जो वर्ण है यह वृद्धि है, वृद्धि वर्ण कहे जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, वृद्धि संज्ञा, इसको जो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? वृद्धिरादैच, यानी कि वृद्धि आत एच। आत से मतलब है हमारा आ, एच में हमारे एच प्रत्यय में हमारे दो वर्ण आएंगे, ए और औ। तो यह आ, ए और औ जो वर्ण है वो क्या है? वृद्धि वर्ण है। आइए देखते हैं अब इससे परीक्षा में सवाल कैसे पूछ देगा। परीक्षा में आपका सवाल पूछेगा कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हम क्या लिखेंगे? वृद्धिरादैच। कौन सा है? वृद्धिरादैच। अच्छा, ये भी पूछ लेगा कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? तो हमारा क्या होगा? आ, ए और औ। यह क्या हुआ? हमारा वृद्धि वर्ण हो गए, आ, ए और औ। ठीक है। और एक और सूत्र
सूत्र है, देखिए एक है वृद्धिरेच। वृद्धिरेच ये क्या है? यह संधि सूत्र है। इसमें आप लोग भ्रमित ना होइएगा। बहुत लोग ये करते हैं कि जब संज्ञा सूत्र पूछता है तो वृद्धिरेच पे ही टिक कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? यह संधि सूत्र है। कभी भी इसको संज्ञा सूत्र ना करिएगा, ठीक है। वृद्धिरेच ये आगे हम लोग जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में आप लोग के? वृद्धि संज्ञा सूत्र वृद्धिरादैच है। वृद्धि वर्ड जो है हमारे आ, ए और औ है, ठीक है। चलिए अब अगला जो सूत्र है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। गुण संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाम। जैसे मान लीजिए सबका नाम होता है ना, उसी तरह पाणिनि ने बहुत सारी चीजों का बहुत सारा नाम दे दिया है। वैसे ही मान लीजिए गुण किसे कहते हैं, तो देखिए आइए पढ़ते हैं हम लोग गुण संज्ञा। इसको गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदें गुणः। कौन सा है? अदें गुणः। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र हुआ हमारा अदें गुणः। देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे, अत एंग गुणः। अत एंग गुणः। अत अ एंग में हमारे जो एंग प्रत्याहार में जो वर्ड आएंगे हमारे ए और ओ। ए और ओ ये क्या है? गुण वर्ड है। अ ए और ओ का नाम गुण है। गुण संज्ञा सूत्र है हमारा अधेन गुणः। इसमें प्रश्न बन जाएगा कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हम लिखेंगे अधेन गुणः। प्रश्न बनेगा कि गुण संज्ञक वर्ड कौन कौन से हैं या कौन से वर्ड गुण हैं, तो हमारा क्या होगा? अ ए और ओ। ये क्या है? गुण वर्ड कहे जाते हैं। यह गुण वर्ड है, ठीक है। आई बात समझ में? एक देखिए, एक है आद गुणः। क्या है? आद गुणः। ये क्या है? यह संधि सूत्र है। यह भी हमारा संधि सूत्र है। ऐसा नहीं कि जब गुण संज्ञा करने वाला सूत्र पूछे तो हम आद गुणः मार दें, नहीं, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह संधि सूत्र है और जो अदेंग गुणः है वह हमारा संज्ञा सूत्र है। आइए अब अगला जो संज्ञा है उसे पढ़ते हैं। अगला संज्ञा जो है वह है संयोग संज्ञा। क्या है? संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? देखिए संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनन्तराः संयोगः। हलोनन्तराः संयोगः। अवग्रह का उच्चारण हम नहीं करते हैं। देखिए हलः अंतराः संयोगः। क्या हो जाएगा? हलः अंतराः
संयोगः। जैसे जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई व्यवधान न हो अर्थात स्वर न हो तो क्या होगा, वहाँ पे संयोग संज्ञा होगी। दो व्यंजन वर्णों के बीच में व्यवधान न हो अर्थात स्वर न हो, वहाँ पे संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है हमारा, हलोनंतराः संयोगः। अब जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में, जैसे देख लीजिए ये हमारा बुद्धि है, बुद्धि शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे देखिए ये बुद्धि है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो होगा ब उ द ध और ई। तोड़ेंगे तो यही तो होगा, ब उ द ध और ई। अब देखिए इसमें द और ध के बीच में कोई स्वर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दो व्यंजन वर्ण बिना स्वर के हैं, तो यहाँ पे हमारा संयोग संज्ञा होगा। इन दो वर्णों की क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई व्यवधान न हो अर्थात स्वर न हो तो उन दो वर्णों की आपस में संयोग संज्ञा होती है। ये जो द और ध है ये हमारा क्या हुआ, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इन दो वर्णों की क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। ठीक है, ये हमारा बुद्धि बन गया। द और ध की क्या हो गई, संयोग संज्ञा हो गई। आई बात समझ में। चलिए अब हम अगला जो है वो पढ़ते हैं। अगला जो संज्ञा है अगला जो है हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, ठीक है। सवर्ण संज्ञा करने वाला हमारा सूत्र कौन सा है, आइए देखते हैं। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। क्या है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र हुआ हमारा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब देखिए इस तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, यही होगा ना। तुल्य मीन्स बराबर या समान। तुल्य मीन्स हमारा क्या होगा, बराबर या समान कह सकते हैं। आस्य मीन्स उच्चारण स्थान, उच्चारण। प्रयत्न, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान अथवा प्रयत्न समान हो या बराबर हो वह वर्ण क्या होते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान अथवा बराबर होता है वह वर्ण सवर्णी कहे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, ये सब जो स्वर हैं तो इसमें क्या है, इनका ये जो ह्रस्व अ है, दीर्घ अ है या जो प्लुत है, ये क्या है, ये आपस में तो सवर्णी हैं, लेकिन जितने भी स्वर हैं वह स्वर एक दूसरे के सवर्णी नहीं होंगे। जैसे अ ई का सवर्णी नहीं होगा,
ई ऊ का सवारी नहीं होगा, या ऊ ई का सवारी नहीं होगा, ई अ का सवारी नहीं होगा। लेकिन जो इनके जो भेद हैं ये आपस में क्या है, ये सवारी होंगे। क्यों नहीं, ये इस पूरे जो स्वर हैं वो क्यों नहीं सवारी होंगे एक दूसरे के? इसलिए कि इनका आभ्यंतर प्रयत्न तो विपरीत है, प्रयत्न इनका समान है, लेकिन जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, वह अलग अलग है। जैसे अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ है, और ई का क्या हो गया, तालु हो गया। तो अ में जो ह्रस्व अ है इसका भी उच्चारण स्थान हमारा कंठ होगा, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा, प्लुत का भी उच्चारण स्थान कंठ होगा। जैसे ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सबका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये सब आपस में सवर्णी होंगे, लेकिन एक दूसरे के जो और भी स्वर हैं वह आपस में सवर्णी नहीं होंगे, इसलिए कि इनका जो उच्चारण स्थान है वह अलग अलग है। बस प्रयत्न क्या है, विपरीत है। सारे स्वरों का उच्चारण जो प्रयत्न है वह क्या है, विपरीत ही तो होता है। तो उच्चारण स्थान की वजह से यह वर्ण आपस में सवर्णी नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन देखिए सवर्णी वर्ण कौन कौन से कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क वर्ग है, ठीक है, क्या है, क वर्ग है। अब क वर्ग में क्या है हमारा, क, ख, ग, घ और ग, यही है ना। क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, ग है। अब ये क्या है, ये वर्ण जो है ये आपस में सवर्णी कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे, इसमें देखिए क ख का सवर्णी हो जाएगा, ख ग का हो जाएगा, ख ग का हो जाएगा, घ का होगा, ग का होगा। ऐसे क्या, ये सब अब एक दूसरे के सवर्णी कहे जाएंगे। क्यों कहे जाएंगे, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, उच्चारण स्थान सबका कंठ है ना। जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न वो क्या है, सबका स्पृष्ट है। क वर्ग के जितने वर्ण है सबके उच्चारण स्थान क्या हुआ, इस प्रयत्न क्या हुआ, स्पृष्ट हुए। इसलिए ये जो क वर्ग है इसके जितने भी वर्ण है वो आपस में सवर्णी कहे जाएंगे। जैसे च वर्ग है, च वर्ग में भी हमारा जितना भी वर्ण है ये क्या होंगे, ये भी आपस में सवर्णी ही होंगे, ये भी आपस में सवर्णी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, सबका उच्चारण स्थान तालु होगा ना। और इनका जो प्रयत्न है वो भी स्पृष्ट ही होगा, आभ्यंतर प्रयत्न भी इनका स्पृष्ट ही होगा। आई बात समझ में। च वर्ग में जितने भी वर्ण है वो क्या है, एक दूसरे के सवर्णी हैं। लेकिन देखिए जो री और ली वर्ण है, री और ली, इनको कात्यायन ने आपस में सवर्णी माना है। यह वर्ण आपस में सवर्णी माने गए हैं। भले ही इनका उच्चारण स्थान एक नहीं है, समान नहीं है, फिर भी कात्यायन ने अपने विशेषाधिकार के से इन दो वर्णों को सवर्णी माना है। कौन से वर्ण है वो, री और ली। ये प्रश्न पूछ भी देता है कि कौन से दो वर्ण हैं स्वरों के जो आपस में सवर्णी हैं। तो कौन से हो गए हमारे, री और री। ये पाणिनि ने नहीं कहा है, लेकिन इसको बाद में चल के कात्यायन ने अपने वार्तिक के माध्यम से इस चीज को स्पष्ट किया है कि री और ली वर्ण आपस में सवर्णी होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो दोस्तों आज हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण के कुछ भाग पढ़े हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी जो आगे की संज्ञाएं हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम आएंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।